नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्पीड के चैनल पे। पॉलिटी के इस सेशन में भाग 2 में जहाँ पर ये सेशन चल रहा है मेरिट वाले क्वेश्चन ठीक है? 2-3 क्वेश्चन जो आपके होते हैं एग्ज़ाम में, जो लगता है कहाँ से आ गया और कुछ थिंकर या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन या फिर एनसीईआरटी के कुछ गहराई वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो बेहतर कलेक्शन है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वो जाकर ज़रूर पार्ट 1 देखें, पूरा वीडियो देखें और अपना रिएक्शन कमेंट में बताएँ और पार्ट 2 के वीडियो पर भी बताएँ कि ये वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये आपका पॉलिटी का सेशन है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, बीपीएससी, ठीक है? बीपीएससी ट्री, अभी 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। एसएससी, ठीक है? एनटीपीसी रेलवे, बिहार एसआई, बिहार एसएससी एंड एनी अदर वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उम्दा प्रकार के मेरिट वाले क्वेश्चन करने के लिए आइए आप लोग क्वेश्चन जब देखें तो 2, 4, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और कोशिश करें कि बिना आंसर देखें क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तू के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? ठीक है? आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में जब आप थिंकर को पढ़ेंगे, जो विचारक होते हैं, तो वो दो तरह के हैं। एक है भारतीय थिंकर, भारतीय विचारक, इंडियन थिंकर, एक है वेस्टर्न थिंकर यानी कि पश्चिमी विचारक, ठीक है? तो ये सब लोग जो कौन से हैं? ये पश्चिमी विचारक हैं, ठीक है? कह रहा है कि मध्ययुगीन यानी कि जो इसका जो टाइम पीरियड था मध्य समय में, मिडीवल में, विचारक ने अरस्तू के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, संत टॉमस एक्विनास। तो मध्ययुगीन विचारक था। ये अरस्तू के जो दृढ़ संकल्प था, उस पे वो चलता था, ठीक है? उस पे जो वो चलता था। आगे देखिए, एक्विनास जो था अरस्तू की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तू के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रामाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं की का आधार बनी, ठीक है? रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी जब जो लोग पोप थे, चर्च का जो सबसे ऊँचा व्यक्ति होता है, चर्च में उसे पोप कहते हैं। तो अब जानते हैं कि इंग्लैंड में भी जब क्रांति हुई थी, तो वो भी 2 हिस्सों में बँट गया था, ठीक है ना? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। एक्विनास जो है, इस तरह के मेथड को अपनाता है और इसकी पुस्तक जो है 1271 है, कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल पॉलिटिक्स 1271 है, ठीक है? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है? बस एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मध्ययुगीन विचारक कौन था जो अरस्तू के मूल को राजनीतिक विचारों को अपनाया? तो टॉमस एक्विनास, ठीक है? आइए और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, इस पे अटेम्प्ट लीजिए। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, ठीक है? मनुष्य का जब जन्म होता है तो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर ना किसी तरह का प्रेशर होता है, ना किसी तरह की ज़िम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या है? फ्री है। परंतु वह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है बेड़ियों में जकड़ा है। ये स्टेटमेंट जो है किसने कहा है? ये आपका समझिए वीवीआई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है और ये सब क्वेश्चन जो है आपको सेफ स्कोर देकर जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु बेड़ियों में जकड़ा है। ये क कथन किसने कहा है? तो रूसो ने, ठीक है? इसे आप याद कर लें और नोट भी कर लें अपने नोट्स में अगर नोट कर सकते हैं तो। आइए इसका व्याख्या देखिए। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्यों की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई। रूसो के अनुसार संपत्ति का जब आगमन हुआ, तो उससे मनुष्यों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो क्या है? गुलामी यानी परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य जो स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है, किंतु वह सर्व बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 है। ये क्वेश्चन भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला बात है, नोटिस कीजिए यहाँ पे कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है? रूसो की, ठीक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है? रूसो की, ठीक है? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर दिए गए कुछ का सही उत्तर चुनिए। द पॉलिटिक्स, द प्रिंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन लिबर्टी, ठीक है? अभी आप पढ़े सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी का हो जाएगा 3, ऑप्शन पे आ जाइए, सी का हो जाएगा 3, ठीक है? यहाँ पर देखिए 3 जो है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं,
इसे आप क्लियर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, ठीक है। अब आ जाइए द पॉलिटिक्स, ये आपका अरस्तू का है। द पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तू का है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 1 3 2। पॉलिटिक्स हो जाएगा रूसो का। द प्रिंस हो जाएगा मैकियावेली का, ठीक है, मैकियावेली का प्रिंस, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है, 1762, ठीक है। ऑन लिबर्टी किसका है? जे.एस. मिल का। स्वतंत्रता से संबंधित भी बहुत सारा जो विचार है जे.एस. मिल ने दिया है, ठीक है। कालिदास की जो किताब है उसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही उम्दा प्रकार का क्वेश्चन। अरस्तु एरिस्टोटल के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है, ठीक है। जो हमारे पश्चिमी विचारक हैं उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार, जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सी सरकार जो उच्चतम है? लोकतंत्र जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, अल्पतंत्र, ठीक है, तानाशाही, ठीक है, तानाशाही हो गया। यहाँ पे हो गया शासन तंत्र, शासन तंत्र को बोलते हैं गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शासन तंत्र। शासन तंत्र एक्चुअल में क्या है? अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार जो है शासन तंत्र है गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। ये जो है ये दो चीज से मिलकर बना है। ये बना है आपका कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र प्लस में लोकतंत्र, प्लस में लोकतंत्र, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या? शासन तंत्र। कुलीन तंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में ओलीग्रेची, ओलीग्रेसी, ओलीग्रेसी प्लस में डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, और ओलीक्रेसी क्या है? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र ऐसा है कि कुछ लोग किसी देश पर शासन जब करते हैं, कुछ लोग जो हैं किसी देश पर जब शासन करें तो कुलीन तंत्र, तो ये दोनों का कन्वर्जन जो है शासन तंत्र है, ठीक है। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, ठीक है। उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, इसीलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी, ठीक है। उसे ही बोला गया है गवर्नमेंट सिस्टम। आगे देखिए थिंकर क्वेश्चन, इसके आगे आपको भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, बहुत सारे अनुच्छेद, अभी कुछ कुछ मेरिट वाले क्वेश्चन हो जाए बात। अब कथन 1, ठीक है, लॉक के अनुसार, जॉन लॉक, ये भी थिंकर है, जॉन लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है। और ये जानिए ये सब सारे जो टॉपिक हैं ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। आप जब जाइएगा वहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ने तो आपको जॉन लॉक के बारे में पढ़ना है, रूसो के बारे में पढ़ना है, स्पेशली आप जब क्लास 11-12 देखिए, ठीक है। उसके पहले भी थोड़ा थोड़ा झलक मिलेगा समानता का चर्चा, स्वतंत्रता की चर्चा पर। खैर अरस्तु तो पूरे उन्हें तो पॉलिटी का जनक ही कहा जाता है, तो बात अलग है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है, जो हमारे जॉन लॉक हैं उनके अनुसार कहना है कि राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलिटी में, सिविक्स में राज्य और राष्ट्र ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है अलग है, ठीक है। राज्य और राष्ट्र ये दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। पॉलिटी के अनुसार जो है राज्य क्या है, भारत क्या है, भारत एक राज्य है या राष्ट्र है? भारत जो है यहाँ पर क्या है, भारत जो है एक राष्ट्र है या राज्य है, ठीक है। आपसे पूछा जाए केरला क्या है, केरला, केरला क्या राज्य है? पॉलिटी के अनुसार नहीं है, राष्ट्र है। बिहार क्या है? राष्ट्र है, ठीक है। भारत क्या है? भारत एक तरह का राज्य है। ये आप इंग्लिश के टर्म से ना जाइएगा, स्टेट एंड नेशन, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। उसकी चर्चा कभी बाद में होगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए तो लॉक के अनुसार जो है राज्य के कार्य और शक्तियाँ क्या है, सीमित है। कारण है राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। आइए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की व्याख्या है। जॉन लॉक के अनुसार जो है राज्य सीमित और मर्यादित है, ठीक है। राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है, ठीक है। ये सब रेफरेंस दिया गया है, कहाँ से, जो आपका कोटेशन लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, इसको भी मिलान करना है, ठीक है, इसको भी मिलान करना है। समान इच्छा, असीमित प्रभुता, सीमित सरकार, नव राजनीति विज्ञान, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए आंसर, समान इच्छा,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल विल, जनरल विल, ठीक है, जनरल विल थ्योरी किसका है? रूसो का है। द कॉन्ट्रैक्ट भी किसका था? रूसो का था। असीमित संप्रभुता या प्रभुसत्ता आप कहिए किसका है? हॉब्स का है। सीमित सरकार किसका है? जॉन लॉक का है। नव राजनीति विज्ञान किसका है? मैकियावेली का है। मैकियावेली का क्या था और बुक का नाम प्रिंस भी था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार राज्य का न्यूनतम रूप कौन सा है? अब देखिए, अब बात हो रहा है प्लेटो जो हमारे पश्चिमी विचारक हैं, उनके अनुसार जो है राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ठीक है। प्लेटो के रिपब्लिक बुक, रिपब्लिक जो रचना है इनकी किताब है, का उद्देश्य जो था सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिससे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। इनके अनुसार क्या है? ये सबसे जो है भ्रष्टाचारी और जनतंत्री और झूठा सिद्ध करने वाला आपका ये शासन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? वहां पर हम लोग पढ़े थे कौन सा शासन तंत्र इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ही था आपका शासन तंत्र यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र किस नियम पर आधारित है, किस नियम पर काम करता था? मध्यम। अरस्तु जो है बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल बात नहीं करते थे, वो मध्यम मार्ग के अनुयायी थे। जैसे हमारे भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध भी मध्यम मार्ग के अनुयायी थे। अतिवादिता नहीं थी उनके अंदर, अतिवादिता नहीं थी, यहाँ पे देखिए अतिवादिता नहीं थी। अरस्तु जो है मध्यम मार्गी दार्शनिक थे, उससे अतिवादिता बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। बहुत लोग जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ऊपर से एकदम तेजी रहता है, स्पीड रहता है, तो अतिवादिता नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ही जल्दी। अतः उसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र एवं गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है। पहले भी आपसे डिस्कशन ऑप्शन में हो चुका है। तो पॉलिटी दे ऑप्शन में, या फिर शासन तंत्र दे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम दे, ये तीनों शब्द एक ही हैं, इसका मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, किसे निम्न में से किसे किसे अराजकवादी विचारक की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी गांधी। गांधी रामराज की बातें करते हैं, ठीक है। गांधी जो है रामराज की बातें करते हैं, इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसने उदारवादी लोकतंत्र का, ठीक है ना, उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर सी सीबी मैकफरसन, सीबी मैकफरसन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, संवैधानिक सरकार है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सीमित सरकार को हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। संवैधानिक सरकार से तात्पर्य सीमित सरकार से है। कौन सरकार से है? सीमित सरकार से है। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती, बल्कि संविधान में उल्लिखित नियमों के आधार पर चलती है, जैसे कि भारत में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है कौन सी है? इंग्लैंड संसद। कल क्वेश्चन ये भी था पार्ट 1 में, सबसे पुराना जो है द्वितीय सदन कौन था? तो लॉर्ड हाउस, लॉर्ड सभा। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कौन है, सबसे पावरफुल कौन है? बी। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। जैसे भारत में क्या है कि भारत में आपका अगर संसद है, पार्लियामेंट जो है, वो अगर कोई कानून बना दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा। अगर कोई उसे चैलेंज कर दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है वो रद्द कर सकती है। यानी कि यहाँ पे सर्वोच्च जो है कानून बनाने में भारत का संसद पूरी तरह से नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं एनजेएसी एक्ट जो आया था, राष्ट्रीय न्यायिक जांच आयोग, जो 99वां संविधान संशोधन करके, तो उसके द्वारा क्या किया गया कि चैलेंज किया गया, जो कि उसमें न्यायपालिका से रिलेटेड था, कि उसका जो है सिलेक्शन में आपका कार्यपालिका का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा था, इसलिए उस पूरे कानून को ही रद्द कर दिया गया। इंग्लैंड में क्या है कि इंग्लैंड में जो है जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं है, यानी एक बार जो है वहाँ के पार्लियामेंट से कानून बन गया, तो वो पूरे इंग्लैंड, वेल्स हर जगह के लिए लागू है, यानी कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए शक्तिशाली विधान पालिका है 17 नंबर, ठीक है।
यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि कानून निर्माण व ब्रिटिश संसद को प्राप्त है, ये सब सारा कुछ डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट जो है आता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोटेशन में याद रखिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष, सिवाय एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को एक स्त्री को पुरुष बनाने के। यानी कि इंग्लैंड का संसद जो है, पार्लियामेंट इतना पावरफुल है कि वो एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा हर कुछ कर सकता है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। ये स्टेटमेंट है डोल्मे का, डोल्मे, DLOLME, डोल्मे का है। ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना है। अब जैसे आपके पास 20 बीघा जमीन है, जरूरत से ज्यादा आपको लग रहा है तो 5 बीघा दान कर दीजिए। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है? आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, माइनर विनर, माइनर विनर। ठीक है? पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी 1962 के लेखक कौन है? माइनर विनर। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद अटेम्प्ट लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? तो बहुत तरह के विधेयक होते हैं, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का पार्लियामेंट जो है, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर अगर कोई मतभेद हो गया, चर्चा, अगर बात नहीं बन पाया, पास नहीं हो पाया विधेयक की स्थिति में जो केस है, ये किसको पेश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों में संयुक्त सम्मेलन को। ठीक है? और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहीं पे कि ज्वाइंट सेशन जो है, धन विधेयक पे भी नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है? मनी बिल, हिंदी में अगर डाउट हो तो इंग्लिश में आप ऑप्शन देखिए। मनी बिल पे कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं आता। प्लस में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन है, तभी जो है ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। आगे देखिए, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए गए, ठीक है, कोई बिल पेश हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में गया और वहाँ पर पेश नहीं हो पाया, कोई भी मतभेद के कारण दूसरे सदन को पेश किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलावा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या आप ऑप्शन में कमेंट में बता सकते हैं कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? अगर ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, लोकसभा नहीं बुलाता, लोकसभा चेयर है, इन चेयर, ठीक है, इन चेयर, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर उपस्थित ना हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? और एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में आप जरूर दें कि लोकसभा अध्यक्ष जो है चेयर, इनका सिलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन, इनका जो है इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? जैसे भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, यानी कि नॉमिनेटेड किया जाता है, नॉमिनेटेड। तो उसी तरह आप कमेंट में बताइए कि जो लोकसभा के चेयरपर्सन है, उनका क्या होता है? इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन होता है, क्या होता है? ठीक है, ये आप कमेंट में जवाब दें। आइए क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न निपटारा करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल, यानी जो आपका 52वां संविधान संशोधन है, 5 × 2 = 10, ठीक है ना, यानी कि 10वीं अनुसूची में इसका चर्चा है, 5×10 के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निर्भरता से संबंधित उपबंध का वर्णन है। दल बदल के आधार पर उत्पन्न योग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे है कि संसद सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित विवाद का निर्धारण निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन था कि दल बदल के आधार पर उत्पन्न योग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है, लेकिन सांसद सदस्यों की योग्यता, यानी इसका क्वालिफिकेशन और अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्धारण निर्वाचन आयोग
के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में बारीक अंतर है और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। संवैधानिक उपचार, ठीक है, का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसको दिया गया आर्टिकल 32 में, और इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। ठीक है, आर्टिकल 19 आप जानते हैं स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है 19 से 22 तक। आर्टिकल 15 ये जो है 14 से 18 जो हमारा समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, उसके अंतर्गत आता है 15। ठीक है, तो जैसे आप समझिए कि 14 में क्या है, 14 में समानता का अधिकार है, सिंपल। 15 में क्या है, 15 में आपका है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप जो है किसी व्यक्ति को जाने से रोक नहीं सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा तो पूछता है कितनी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पे अनुच्छेद 15 में कितनी तरह के, ठीक है ना, 4 या 5 कंफ्यूजन होता है, 4 होगा या 5 होगा, तो 5 होगा। ठीक है, कौन कौन सा है, रिलीजन, रिलीजन के आधार पर आप किसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, रेसेज, ठीक है ना, इसके आधार पर नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका कैसा रंग रूप, ये सब जो है किस तरह का जीन है, कास्ट, कास्ट के आधार पर आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, जेंडर के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, कहीं कहीं आपको बुक में या नोट्स में मिलेगा सेक्स, यानी कि जेंडर या सेक्स, इसके आधार पर आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के ऊपर अगर मान लीजिए किसी का जन्म एक्स पे हुआ है, अगर उसको वाई पे जाकर बिजनेस करना है तो आप इसे यहाँ पे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मूल वंश बोलिए या फिर जन्म स्थान बोलिए, तो इन 5 चीज़ों से आप जो है नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है 4 या 5, तो 5 एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 32 अभी होगा ही। अनुच्छेद 39 में क्या है, ये आपका डीपीएसपी का हिस्सा है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, यानी कि 39 में है आपका कि जीवन यापन से संबंधित जो भी साधन है वो आपको राज्य जो है उपलब्ध कराएगी। राज्य क्या है, आपको उपलब्ध कराएगी। ठीक है, 39 ए आप जानते हैं सबसे फेमस क्वेश्चन है 39 ए। ठीक है, 39 ए में क्या है कि 39 ए, 39 ए में है कानूनी रूप से मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है ना, फ्री, फ्री होगा आपका लीगल एडवाइस, मुफ्त कानूनी सहायता। आगे देखिए इसका डिस्कशन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शामिल है। यह अधिकार इस बात की व्यवस्था करती है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? ठीक है, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, इसको जो है खत्म कर देती है। छुआछूत का विलोपन जो है इसी में संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में आप जानते हैं कि उपाधियों का अंत है। 16 में जो है लोक नियोजन में समान अवसर है। ठीक है, तो सारी कुछ पता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23-24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कशन में सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपका संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई। बाकी मंत्रिपरिषद की चर्चा है, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है, निर्वाचन आयोग की चर्चा है। ठीक है, 74 में है मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग जो है 324 में है, 324 में है, संघ लोक सेवा आयोग 312 में इसकी चर्चा है। देखिए यहाँ पे कांग्रेस याद आ गया। कल के वीडियो में पार्ट 1 में 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन से याद आ गया मुझे पार्ट 1 में। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप जरूर दें कमेंट में, ताकि उससे क्या होगा कि एक आपका जो थॉट प्रोसेस है वो जनरेट होगा और क्वेश्चन को आप जरूर सर्च कीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब होता है एक साथ, एकत्रित होना, यानी कि टुगेदर, 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 यानी इकट्ठा होइए, एक साथ आइए, साथ में चलिए। ठीक है, फिर कल के सेक्शन में था कि एनसीसी का मोटो क्या है, मोटो, पंडित हृदयनाथ कुंजरू वाला ऑप्शन था, फजल अली। ठीक है, तो एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड
डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता कौन बने, ठीक है। द फर्स्ट द फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन द लोकसभा वाज ए के गोपालन। ध्यान रखना है, ये ए के गोपालन जो है पहली बार बने 1951-52 में। कौन से पार्टी से? सीपीआई से। लेकिन इन्हें विपक्ष की मान्यता नहीं मिली थी, ठीक है। ए के गोपालन जो बने थे वो सीपीआई पार्टी से बने थे 1951-52 में, लेकिन विपक्ष की मान्यता उनको नहीं मिली थी। तो विपक्ष की मान्यता प्राप्त पहले विपक्ष के नेता हो जाएंगे राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह, ठीक है। विपक्ष को मान्यता कब मिली? 1969 में। आप जानते हैं विपक्ष का क्राइटेरिया कि आपको 10% कम से कम जो है सीट होने चाहिए लोकसभा में, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो 1969 से इनको कैबिनेट रैंक का दर्जा हो गया विपक्ष के नेता को कि ये भी कैबिनेट रैंक के, मतलब उनको जितनी भी फैसिलिटी है सारी कुछ मिलेगी, ठीक है। तो पहली बार अगर नॉर्मल पूछे तो हो जाएगा द फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन द लोकसभा वाज ए के गोपालन फ्रॉम द सीपीआई पार्टी, ओके। एंड 1969 विपक्ष के जो पहले नेता है मान्यता प्राप्त राम सुभग सिंह, ये आपके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि राम सुभग सिंह का संबंध किस राज्य से है? राम सुभग सिंह किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो यहाँ पे डिस्कशन में भी वही चीज़ दिया है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 26, सरकरिया आयोग किसके संबंधों के पुनर्वलोकन के लिए स्थापित किया गया था? किस चीज़ के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंध के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। केंद्र और राज्य के, यहाँ पर देखिए इसका गठन जो है 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। यह आयोग 3 सदस्यीय था। यह आयोग कितने सदस्य था? 3 सदस्य, यानी कि 3 लोग थे। कौन-कौन थे इसमें? रंजीत सरकारिया, इन्हीं के नाम पे सरकारिया आयोग है। जबकि अन्य सदस्यों में कौन थे? एस.आर. सिंह और बी. शिवारमन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया? ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम बार पेश किया गया है, ये नहीं बोला गया है कि विधेयक जो है वहाँ पे पारित हो गया था। पारित किया गया, पेश किया गया पहली बार। ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, ठीक है। वो आपको 73rd अमेंडमेंट पे नहीं चले जाना है, 1992 पे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया। ध्यान रखना, यहाँ पारित नहीं है। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी, यानी कि उनका जो उनके ऊपर केस मुकदमा है पंजीबद्ध है? आप जानते हैं कि 2 तरह के मुकदमे होते हैं, एक फौजदारी, एक सिविल, ठीक है। तो फौजदारी मुकदमा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका सी राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी। लेकिन वर्तमान समय में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। करंट टाइम 2025 में कौन है? बीजेपी, ठीक है। ये पुराना ऑप्शन है, पुराना क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि वर्तमान में बीजेपी संसद सदस्यों पर सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान राजद बीजेपी स्थिति में थी। पुराना क्वेश्चन है। लेकिन खैर देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में परोसे जाते हैं आपके सामने, एग्जाम में किस तरह का सोच रहता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है किसका? भारत की कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के माध्यम से चलाया जाता है और कानून के निर्माण विधायक करती है, ठीक है। कानून का शासन लेकिन कहाँ है? विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। किसने दिया था? डाइसी ने दिया था, डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है परंतु आर सही है। ये जो है गलत है। क्वेश्चन है कि ये गलत है, आर सही है, ठीक है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत, कर सकता है, ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। हाँ, तो बिल्कुल करता है, इसमें क्या दिक्कत है करने में। इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है। एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिए, और मान लीजिए कभी-कभार आ गया तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए 1959, 1959। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल किसने दिया? ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। ये नाम याद कर लीजिए। ऑप्शन में कोई समझ में ना आए तो आप वुड्रो विल्सन टिक करके आ सकते हैं। खैर वो तो सही नहीं है। आगे देखिए, बस अंतिम प्रश्न ही है, लेकिन बहुत ही दमदार प्रश्न है। इसका आप जवाब जरूर सोचें। स्टेटमेंट है कि संयुक्त सुरक्षा
मृग तृष्णा है क्या? मृग तृष्णा जो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि हिरन जा रहा है, आपका डेज़र्ट में यहाँ लग रहा है पानी है, लेकिन यहाँ पानी नहीं होता है, जब पहुँचता है वहाँ पे पूरा सूखा हुआ पड़ा रहता है। फिर आगे देखता है, फिर उसे लगता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ भी फिर सूखा रहता है। उसे क्या मिलता है? धोखा मिलता है, एक तरह से क्या है? धोखा है। तो संयुक्त सुरक्षा क्या है? मृग तृष्णा है। फिर है कारण कि राज्यों को भय की समान अनुभूति नहीं है। हमारा जो राज्य है, ठीक है? हमारा जो राज्य है, समझिए कि आपका जो बिहार है, झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, तो राज्यों को भय की समान अनुभूति नहीं है। बिल्कुल है। किसे हमारी सुरक्षा की चिंता नहीं है? किस राज्य को नहीं है? सबको है। ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। देखिए यहाँ पे ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। राज्यों को भय की समान अनुभूति नहीं है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल है। सबको चाहिए कि हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों मजबूत हो। तो बिल्कुल हमें भय है, तभी तो हम मजबूती रख रहे हैं, तभी तो हम भर्ती कर रहे हैं पुलिस की। यहाँ पे क्या है? संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, बिल्कुल बात सही है। संयुक्त सुरक्षा जो है मृग तृष्णा है, धोखा है, जबकि राज्यों को भय की समान अनुभूति नहीं है। ये बात असत्य है क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। यानी कि संयुक्त सुरक्षा क्या है? धोखा है। आगे देख लीजिए यहाँ पे। अरस्तू के अनुसार क्या है? उच्चतम सरकार वह है जो साम्यवादी या मिश्रित सरकार कहलाती है। और अरस्तू ने अपनी पुस्तक राजनीति में इस प्रकार की सरकार का वर्णन किया है। ठीक है? अरस्तू के अनुसार साम्यवादी सरकार वह सरकार है जिसमें शक्ति का संतुलन होता है, यानी कि मध्यम मार्गी संतुलन होना चाहिए और जिसमें निम्नलिखित 3 तत्व होते हैं। कौन-कौन सा? राजा, अमीर और प्रजा। राजा, अमीर और प्रजा। राजा जो न्याय और सद्गुण के आधार पर शासन करता है, अमीर जो धन और संपत्ति के आधार पर शक्ति रखता है और प्रजा जो संख्या और समर्थन के आधार पर शक्ति रखती है। ठीक है? अरस्तू का मानना है कि जब इन तीनों तत्वों के बीच संतुलन होगा तो सरकार स्थिति न्यायपूर्ण होती है। तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए कंटेंट को शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत सारा अपना प्यार दें और जो भी इम्प्रूवमेंट लगे, जो भी आपको इसमें कुछ एरर भी लगे, ह्यूमन एरर आदमी से हो ही जाता है, तो उसे आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दें और देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।